वो सुर्ख आंखों से हमें घूर रहा था। उसकी नुकीली जुबान उसके मुंह में जाती थी और फिर बाहर आ जाती थी, और वो हवा की धुन पर रक्स करता हुआ कभी पीछे जाता था और कभी आगे झुकता था। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम रही थी, आंखें बेजान हो रही थीं, दिमाग में आंधियां चल रही थीं, और सांस सीने में उलझता रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे लगा मैं चंद लम्हों में गिर जाऊंगा और कोबरा रेंग कर मेरे सीने पर बैठ जाएगा। मैंने खौफ के आलम में साथी की तरफ देखा और मैं हैरान रह गया। वो कोबरे को मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ के बजाय हैरत और खुशी थी। मुझे महसूस हुआ वो चंद लम्हों में तालियां बजाना शुरू कर देगा। मैंने कंखियों से कोबरे की तरफ देखा। कोबरा बदस्तूर हवा में झूम रहा था। मैंने इसके बाद दोबारा साथी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जोश था, खुशी थी और हैरत थी। मुझे उसका रवैया गैर माकूल महसूस हुआ। मुझे लगा वो खौफ के इस फेज में दाखिल हो गया है जहां इंसान खुशी से नाचने लगता है। मुझे महसूस हुआ मेरा साथी डर की वजह से पागल हो चुका है। मैं खुद भी पागलपन की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा मैं भी चंद लम्हों में उसकी तरह हंसने लगूंगा, लेकिन फिर एक अजीब मौजज़ा हुआ। कोबरा जोर से झूमा और फिर तेजी से नीचे झुकने लगा। वो इस वक्त हवा भरे खिलौने की तरह महसूस हो रहा था। आपने अक्सर हवा भरे खिलौनों को देखा होगा। आप जो ही इनकी नोजल ढीली करते हैं, ये चंद सेकंड में प्लास्टिक का रुमाल बनकर जमीन पर आ गिरते हैं। कोबरा भी चंद लम्हों में परांदा सा बनकर जमीन पर आ गया। वो जमीन पर लेटा, आड़ा तिरछा हुआ और रेत पर लौटनियां लेता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। अब वहां वसी सहरा था, धूप थी, टुंड मुंड झाड़ियां थीं, रेत पर कोबरे की आड़ी तिरछी लकीरें थीं और मेरे जिस्म पर पसीने की आबशारें थीं। मैंने लंबा सांस लिया और गुस्से से अपने साथी की तरफ देखने लगा। उसने कहा लगाया और बोला, भाई मैं माफी चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार कोबरा देखा, चुनांचे मैं एक्साइटेड हो गया था। मैंने अफसोस और गुस्से से सर हिलाया और आगे चल पड़ा। द्रावड़ का किला हमारे सामने था। ये 1998 का नवंबर था। मेरे दोस्त ने लंदन से एक साहब को मेरे पास भिजवा दिया। ये साहब 3 नस्लों से बर्तानिया के शहरी थे। दादा 1940 में किसी स्कॉटिश मेजर का अर्दली था। मेजर उसे अपने साथ ग्लासगो ले गया। वालिद ने ग्लासगो में परवरिश पाई। 1960 की दिहाई में लंदन शिफ्ट हुआ। बेटा जिम्मी 1971 में ईस्ट लंदन में पैदा हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और लंदन की किसी कंपनी में मुलाजिम हो गया। वो लोग मजे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक जिम्मी का दिमाग खराब हो गया। जिम्मी ने मुलाजमत से इस्तीफा दिया और लाहौर आ गया। वो पूरा पाकिस्तान देखना चाहता था। पाकिस्तान के बाद वो भारत, चीन और सेंट्रल एशिया जाना चाहता था। मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और जिम्मी से मुतारिफ करा दिया। जिम्मी पूरा अंग्रेज था। उसका लहजा, उसका मुहावरा, उसका रवैया, हर चीज, हर आदत बरतानवी थी। वो चोलिस्तान देखना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी मैं उसके साथ जाऊं। मैं उन दिनों सिर्फ कॉलम लिखता था। मेरे दिन रात फारिग होते थे, लिहाजा मैं जिम्मी के साथ चल पड़ा। वो दिलचस्प कंपनी था, पढ़ा लिखा, मुहज्जब, दानिश्वर और जहां दीदा। वो दुनिया के हर मामले में अपनी आजाद और ठोस राय रखता था। मैं उसके साथ 8 दिन सहरा में घूमता फिरता रहा। हम दरियाए हाकड़ा की गुमशुदा तहजीब तलाश कर रहे थे। ये दरिया हजारों साल पहले जमीन में गुम हो गया था। हिंदुओं के प्राण इस गुमशुदा दरिया को सरस्वती और हाकड़ा के नाम से याद करते हैं। हाकड़ा जाते जाते जमाने कदीम की सैकड़ों बस्तियां भी साथ ले गया। ये बस्तियां रेत में जज्ब हो गईं, लेकिन इनके निशान आज भी पाकिस्तान में चोलिस्तान और भारत में राजस्थान में मौजूद हैं। जिम्मी रेत में दफन माजी किन कदीम बस्तियों को खरीदना चाहता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। हम चलते चलते द्रावड़ के करीब पहुंचे तो अचानक कोबरा निकला और फन फुलाकर हमारे सामने खड़ा हो गया। वो कम से कम 5 फुट ऊंचा था। मैं अपने चेहरे पर उसकी फुंकार की गर्मी महसूस कर रहा था। मैं खौफ की इंतहा को छू रहा था, जबकि जिम्मी बच्चों जैसी हैरत से कोबरे को देख रहा था। ये गैर संजीदा रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में तेज तेज कदम उठाने लगा। हम द्रावड़ पहुंच गए। किले के गिर्द छोटा सा गांव था। गांव में पुराना कुआं था। कुएं की दीवारों पर सदियों की सब्ज काई जमी थी और पानी से
सरस्वती की बू सांद आ रही थी। हम दोनों कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। मैं गुस्से से खामोश था और वो खिजालत से दाएं बाएं देख रहा था। हमारे दरमियान वक्त बहता रहा। शाम सहरा पर उतर रही थी। उफक लाल हो रहा था। किले की चमगादड़ें चीख रही थीं और परिंदों की वापसी का सफर शुरू हो चुका था। जिम्मी ने लंबी सांस ली। उसकी सांस में शर्मिंदगी का होका था। उसने खंगार कर गला साफ किया और आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये सब मौलाना रूम का किया धरा है। मैं ना मसनवी पढ़ता और ना आज आपका दिल दुखता। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो जरा सा झुका, कुएं की गहराई में देखा। कुएं में ओ की आवाज लगाई और चंद लम्हों तक ओ की पास गश्त सुनता रहा। वो फिर सीधा होकर बोला, मेरी जिंदगी मजे से गुजर रही थी। नौकरी थी, घर और गाड़ी थी, दोस्त भी थे और गर्ल फ्रेंड्स भी थी। लेकिन फिर मेरे एक अंग्रेज दोस्त ने मुझे मौलाना रूम की मसनवी गिफ्ट कर दी। ये मसनवी का अंग्रेजी तर्जमा था। मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दी। मैं पढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मैं इस फिक्रे तक पहुंच गया जिसने मुझे 6,500 किलोमीटर दूर कुएं की इस मुंडेर पर पहुंचा दिया। और आप मुंह लटकाकर नाराज होकर मेरे साथ बैठे हैं। वो खामोश हुआ, कुएं की तरफ झुका और ओ की एक और आवाज लगाई। मेरी नाराजगी की बर्फ पिघलने लगी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। जिम्मी बोला, मैंने किताब में पढ़ा, मौत का जायका तो हर नफ्स चखता है, लेकिन जिंदगी का जायका कम कम लोगों को नसीब होता है। ये फिक्रा मेरे अंदर एटम बम की तरह फटा। मैंने किताब साइड टेबल पर रखी और अपने आप से कहा, जिम्मी तू कितना बेवकूफ है। मौत तो गली के कुत्ते को भी आ जाती है। तुम मौत से घबरा रहे हो। असल जिंदगी तो जिंदगी का जायका है। तुम अगर इससे महरूम रहकर दुनिया से रुखसत हो गए तो तुमसे बड़ा चुगत कौन होगा। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। मेरे अकाउंट में 18,000 पाउंड थे। मैंने अगले दिन नौकरी से इस्तीफा दिया और जिंदगी के जायके की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो खामोश हो गया। मैंने बेचैन होकर पूछा, क्या तुमने जिंदगी का जायका पा लिया? वो मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज में बोला, हाँ थोड़ा थोड़ा पा रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तक क्या पाया? जिम्मी ने कहकहा लगाया और बोला, जिंदगी 7 बड़ी सच्चाइयों का शरबत है। पहली सच्चाई नेमत है। आप जब तक जिंदगी को नेमत नहीं समझते, आप जिंदगी के जायके को नहीं समझ सकते। दूसरी सच्चाई मोहब्बत है। आप जब तक दूसरों से मजहब, नस्ल, जुबान और तबके से बालातर होकर मोहब्बत नहीं करते, आप जिंदगी के जायके को महसूस नहीं कर सकते। तीसरी सच्चाई दरगुजर है। आप जब तक दिल बड़ा नहीं करते, आप दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना नहीं सीखते, आप जिंदगी का जायका नहीं चख सकते। चौथी सच्चाई बेपरवाही है। आप जब तक मौत, रिस्क और स्टेटस से बेपरवाह नहीं होते, जिंदगी का जायका इस वक्त तक आपके करीब नहीं आता। पांचवी सच्चाई इल्म है। आप जब तक इल्म की तलाश में अपनी एड़ियां जख्मी नहीं कर लेते, आपको जिंदगी का जायका नहीं मिल सकता। छठी सच्चाई सफर है। आप जब तक सफर नहीं करते, आप जिंदगी के जायके से महरूम रहते हैं। और सातवीं और आखिरी सच्चाई खुदा है। आप जब तक खुदा पर पुख्ता ईमान नहीं लाते, आप जिंदगी का जायका नहीं चख सकते। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, ये सच्चाइयां आपस में मिलती हैं तो जिंदगी का शरबत बनता है। और आप जब तक ये शरबत नहीं पीते, जिंदगी का जायका आपकी समझ में नहीं आता। वो तीसरी बार कुएं की मुंडेर पर झुका, ओ की सदा लगाई और सीधा होकर बैठ गया। किला द्रावड़ हमारे सामने था और किले की दीवार पर शाम उतर चुकी थी।